वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले में हम कुछ IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय हो गया, अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त माशी क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है कि इस माहे के बाद दीगर 2 ममालिक जो हैं कि वो भी पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। लेकिन इस माहे के नतीजे में जहाँ हम $7 अरब शायद हमें अगले 37 महीनों में मिलेंगे, 3 सालों में मिलेंगे। लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने उनके साथ अभी एग्रीमेंट तय किया है उसमें जो टैक्स टू GDP रेशो हमने बढ़ानी है, उसके नतीजे में शायद $4.25 अरब के नए टैक्स जो हैं वो भी इन 3 सालों में इजाफा होगा। तो उससे एक आम आदमी के ऊपर जो है वो क्या गुजरेगा। ताहिर ढिंसा साहब सीनियर इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं, इकॉनमी को बड़ी करीब से जानते हैं, देखते हैं, लिखते भी हैं इसके ऊपर। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। एक तो गुड न्यूज़ तो है, जिस मुश्किल में हम फंसे हुए हैं, तो ये सारा का सारा बोझ जो है कि आप क्या समझते हैं कि ये अवाम के ऊपर आना चाहिए या जो हमें कुछ और कदम भी उठाने हैं ताकि इस सारे बोझ को डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर हम इस क्राइसिस से बाहर निकल के कुछ इकोनॉमिक जो है समरात भी हासिल कर लें? देखिए जी, बड़ा क्लियर है इस वक्त तो IMF जो है वो एज ए एम्ब्रेला एक एग्रीमेंट स्टाफ लेवल है, उन्होंने भी साइन हुआ है, जिसे आगे बोर्ड अप्रूवल देगा तो उससे ट्रांशेज आनी शुरू होंगी। ये पैसे जो वो देते हैं 6-7 अरब ज्यादा कम, उससे सब कुछ तय नहीं हो जाता, बट ये एक अम्ब्रेला होती है कि पाकिस्तान जो है वो करंट अकाउंट पे डिफॉल्ट नहीं करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं होगा। अब उसको मेंटेन ऐसे किया जाता है कि जब आप रुपया रेज करते हैं टैक्स, तो उसी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली। तो जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो जिस पिलर पे खड़ा होता है वो फिजिकल पिलर है, फिजिकल प्रोग्रेस के ऊपर है। तो IMF जो है उन्होंने जाहिर है कहा कि आप टैक्स रेज करें। अब ये एक बात है, टैक्स रेज करना चाहिए। अब टैक्स किससे लेना चाहिए ये दूसरी बात है। पाकिस्तान का मसला गुर्बत उस तरह से नहीं है, या पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, रिसोर्सेज है, बट इकोनॉमी चूंकि एलीट कैप्चर हुआ है इसलिए टैक्सेशन उनसे की जाती है जो मिडिल क्लास हैं या जिनसे टैक्स रिसीव किया जा सकता है। अब इसके साथ ही आज ही वो नोटिफिकेशन में देख रहा था, ये इसके साथ वो एग्रीकल्चर पे भी सूबों को कहा गया है, क्योंकि सूबे जो है वो जाहिर एग्रीकल्चर डिवॉल्व होके अब चला गया सूबों के पास, उन्हें कहा गया है कि आप टैक्स अगले 3-4 साल में रेज करें। अब वो बड़ा कंसिडरेबल टैक्स है, उसको टैक्स ऑन एग्रीकल्चर नहीं कहा गया, उसे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कहा गया। बट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एक प्रोड्यूस मार्केट में जो बिकेगी कैसे डिसाइड करेंगे? अल्टीमेटली फिर डिसाइड ऐसे किया जाएगा कि इसकी होल्डिंग कितनी है, फलान इलाके की जो होल्डिंग है उसकी वर्थ कितनी है, उसकी प्रोड्यूस कितनी होती है, क्या है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? पटवारी या गिरदावर? महकमा माल जाके के कौन सी फसल लगी हुई है, या गिरदावरी जिसे कहते हैं जाके करेगा करने के लिए, तो फिर उन्हीं से है। और 70% 12.5 एकड़ से कम वाला, जैसे 7.5 एकड़ पहले इन्होंने कर दिया होता, 70% फार्मर वो है। तो जाहिर है उन्हीं के ऊपर बोझ ये दोबारा डाल जाएगा नहीं, डाल दिया गया है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वाला जो है ये पहले शामिल नहीं था, ये नए इट्स अ न्यू वन जिसका नोटिफिकेशन एक आध दिन में अभी हो जाएगा। अच्छा ताहिर साहब, इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है कि एक्सपोर्टर्स और जो रिटेलर्स हैं उनका भी कुछ तज़किरा किया गया है कि कुछ जगहों पे हमने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। एक वो मामला भी है कि अगर अब ये पिछले साल ये देख लें, कोई जो माली साल गुजरा उसमें ऑलमोस्ट कोई 4,000 अरब के करीब तो एग्जेम्पशंस थी सारी की सारी, तो उनको भी हम तो कम कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात वही लीड के बात यह है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए बगैर अब ये नहीं चलेगा आगे। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कतन मतलब नहीं है कि इस पर भी टैक्स लगा दें, टैक्स का रेट बढ़ा दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है कि एक टैंकी है, उसमें पानी है, और पानी जो है वो आखिरी बाथरूम तक नहीं पहुंचता, तो आप पाइप बड़ी लगाते हैं या दरमियान में कुछ उसको करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखें IPPs जो हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट का इशू है कि जी कैपेसिटी खर्च नहीं करते, वो 6% GDP पे प्लान हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ही नहीं हुई क्योंकि GDP 2% पे आके रुकी हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन 10 IPPs जो IPPs का आया था 4-5 का, वो 10 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया लाइसेंस उनका। इस वक्त निगोशिएट नहीं था हो सकता उनके साथ कि जनाब आप ये कैपेसिटी पेमेंट 10 साल आप पहले ले चुके हैं, इतने अब आगे नहीं लेंगे। नहीं, क्यों किया गया? क्योंकि वही लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बट वही लोग हैं जिनके IPPs हैं और वो एलीट कैप्चर हुआ है।
तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त बैठी हुई है, वो तो इंटरेस्टेड नहीं लगती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने में, ताकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या जो उसके बेनिफिशियरी हैं इस ज्यादती के, उनको टैक्स किया जाए। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आगे जब तक नहीं बढ़ेगी, इट्स अ पॉलिटिकल इशू नाउ, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक इशू एनीमोर। ये पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को अब चेंज करने की जरूरत है। अगर पीसफुली नहीं करेंगे तो सिविल अनरेस्ट होगा अगले 1, 2, 4, 5 सालों में। अच्छा, एक किसान, आपको पता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है 25 पे वो आके बेचने को नहीं, उनकी तो बुरी हालत हो बड़ी है, बेचारे की कमर टूट चुकी है। अगले साल कहाँ से लगेगी फसल? अगर रकबे के ऊपर गिरदावर ने आके करना है तो किस चीज के ऊपर इनकम टैक्स देंगे सूबे आके करने के लिए? और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट लगता है कि फिर इलेक्शन मोड में जाने वाला मुल्क। तो दिगर हालात है। IMF का जहां तक है, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल वन शुड बी वेरी फ्री, जो मेन स्ट्रगल है वो है कैंप्स की, कि आप चाइना के साथ हैं कि अमेरिका के साथ है। तो इसलिए IMF उन्होंने फटाफट जो ही ये कोर्ट का मामला हुआ है, उन्होंने ऊपर से सिग्नल दिया और वो भागे आए और उन्होंने कहा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दे रहे हैं हम करंट सेटअप को, क्योंकि अगर चेंज हो जाता है तो वो सारे जो सच्चाई या बुराई या जो गलत का इल्जामात वो बिल्कुल सामने आना शुरू होते हैं, क्योंकि सारा वो जो चेंज है वो नल हो जाएगा अगर सिविल अनरेस्ट इधर ही शुरू हो जाता है चेंज। एक चीज और जो है कि वो जैसे सूबाई सतह पे आपने ज़रूरी टैक्स की बात किया, उसको पर्सनल और कॉर्पोरेट को उन्होंने बात की, और इसमें जो है एक सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी बात की जा रही है कि सर्विस सेक्टर बड़ा एक वसी सेक्टर है, और पाकिस्तान 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं, उनमें एक ये भी खिदमात को गिना जाता है। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल और क्या टैप कर? सर्विस सेक्टर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो रोज 10,000 रुपए कमाता है, सिविल ये GP है, आप उस पर टैक्स लगा दें। एक डॉक्टर है जो दिन में 10 लाख रुपया कमाता है, ऑपरेशन करता है, साथ उसके हॉस्पिटल है, आप जाके आंखों का ऑपरेशन करवाएं, जाके किसी भी हॉस्पिटल से करवाएं, आप शफा से करा लें या किसी से करवाएं, तो जो वो लेंस डालते हैं, लेंस भी इंपोर्ट करता है वो करने के लिए, उसके ऊपर पैसा बनता है वो करने के लिए, जो वो इक्विपमेंट वन टाइम यूज करते हैं वो भी सारा करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के। तो दे आर नॉट ओनली सर्विस सेक्टर, ऊपर वाले उन पे कौन सा टैक्स लग रहा है? उनको कहते हैं जी डॉक्टर की फी इतनी है, साल में इतनी कमाई, इतना टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। और बाकी के जो 10,000, बात ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं एलीट कैप्चर जो है, जिस वक्त पाकिस्तान का जो 100 अरब रुपए, 100 अरब डॉलर का, 131 अरब डॉलर का जो कर्जा है, वो एग्जैक्टली वही है ना जो स्विस अकाउंट्स में और बाहर पड़ा हुआ है, जहां से लेके गया है वो टैक्स पेड नहीं है। तो अब अगर उसको आप छोड़ दें कि जो हो गया वो पड़ा रहे, आगे ये जो एनॉमली है इसे दुरुस्त करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनसे टैक्स लें जो ज्यादा कमाते हैं, जिनकी ज्यादा इनकम है, जिनकी ज्यादा प्रोग्रेस है, और सोशल सेक्टर डेवलप करें, हॉस्पिटल डेवलप करें जहाँ के आके वो फ्री इलाज करा सकें, स्कूल में उनको पढ़ाई हो और वो आगे चले। ये कॉन्सेप्ट है और स्टेट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, डैम की तरह। जैसे आप डैम में पानी रोक लेते हैं और फिर फसलों को आगे इधर उधर, बैंक भी इसी तरह होते हैं कि लोग छोटे छोटे नाले जो हैं वो आके बैंकों में डिपॉजिट की सूरत में इकट्ठे होते हैं और फिर आप उनको वहां पे देते हैं जहाँ पे जरूरत होती है। यहाँ पे छोटे छोटे डिपॉजिट इकट्ठे होते हैं और कर्ज बैंक उनको दे देता है जो पहले बहुत ज्यादा है, जो ऑलरेडी रिसोर्सफुल है, उन्हीं के ऊपर सारे रिसोर्स जाए किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका हमारे से बातचीत। डेफिनेटली अगर हम अगले 3 सालों के अंदर को 4,500 अरब हमने नए टैक्स लगाने हैं, तो ये भी देख लें कि जो 4,000 अरब के करीब एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, अगर हम उनको ख़त्म कर दें तो यही 4,000 यहाँ से पूरा हो सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।